Hello students, in today's lecture we will discuss about the acidity of phenol, or we can say acidic nature of phenol. This topic is very important और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे अल्कोहल एंड फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ का कि कौन ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो पहले जो हमने रिज़ल्ट है वो लिखा गया है वो है कि जो फिनोल्स होते हैं, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अल्कोहल वीक एसिड्स होते हैं और जो फिनोल्स होते हैं वो बेसिकली मिलियन टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन अल्कोहल। सो आपको ये याद रखना है कि फिनोल्स जो है एरोमेटिक जो अल्कोहल्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन द अल्कोहल, और कितना मिलियन टाइम्स इतना ज़्यादा ये एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। सो एसिडिक नेचर ये याद रखना है, फिनोल ज़्यादा है अल्कोहल से। अब ये बात आती है कि हमने रिजल्ट तो देख लिया कि हमने बता दिया दैट द फिनोल्स आर एसिडिक देन अल्कोहल, बट नाउ ऐसा क्यों होता है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि ऐसा क्यों हुआ कि फिनोल आपका ज़्यादा एसिडिक हो गया देन द अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर का ये बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। नाउ देखो, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंड एक्वस NaOH शोज इट्स एसिडिक नेचर। आपने पहले भी पढ़ा था कि जब फिनोल की रिएक्शन में हम कर रहे थे एक्टिव मेटल के साथ अल्कोहल की रिएक्शन भी हो रही थी इन एक्टिव मेटल के साथ, और साथ ही साथ फिनोल भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन दे रहा था। बट क्या होगा कि यहाँ पर जो फिनोल है वो आपका एक्वस NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है। तो जस्ट बताने का ये मतलब है इन रिएक्शन से भी हमें ये पता चलता है कि येस फिनोल इज़ एसिडिक इन नेचर। अब जो ये बात है कि फिनोल अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक हो गए स्ट्रेंथ में, वो हमने कंक्लूड करना है कि ऐसा क्यों हुआ, उसका जो रीज़न है हमें वहाँ तक जाना है क्योंकि जो रीज़न है वही आपका इम्पॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट रीज़न है, देखो इसके दो रीज़न है, वैसे बेसिकली तो फर्स्ट ही मेन है, इम्पॉर्टेंट है, सेकंड वाला छोटा जैसा है बिल्कुल। तो मतलब मेन जो रीज़न है आपका वो क्या है, बिल्कुल नटशेल में यहाँ लिखा गया है, बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन थ्रू रेजोनेंस। क्या है यहाँ पर कि जो फिनॉक्साइड आयन है, जो अब अभी हम डिस्कस करेंगे फिनॉक्साइड आयन कैसे बनता है, फिनोल का फिनॉक्साइड आयन जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल है देन द एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड आयन किसका होगा, अल्कोहल से बना हुआ जो आयन है वो एल्कोक्साइड आयन है। और ये क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होती है, और आपको पता है किसी भी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो रही है, कहीं पर भी रेजोनेंस हो रही है, देन ऑलवेज रेजोनेंस लीड्स टू द स्टेबिलिटी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ये हमेशा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना। सो देखो, हियर इज़ द आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। ये जो रिएक्शंस है अब हमने लिखी है, ये क्या है, आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। आयनाइजेशन का मतलब कि अल्कोहल को आयंस में तोड़ दिया और फिनोल को आयंस में तोड़ दिया। अल्कोहल जब आयनाइज करवाए, और ये क्या है, यहाँ पर ये रिवर्सिबल साइन दिखाते हैं कि रिएक्शन पीछे भी जा सकती है। और क्या है, अल्कोहल का जब आयनाइजेशन करवाया जाएगा, दैट मीन्स अल्कोहल से जब H पॉजिटिव को निकाला गया, बिकॉज अल्कोहल एंड फिनोल है तो एसिड ही, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट डोनेट्स द H पॉजिटिव आयन। नाउ अल्कोहल से जो ये काउंटर आयन बचेगा, H पॉजिटिव को छोड़ के जो नेगेटिव वाला आयन बचता है उसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। और वैसे भी R है तो अल्काइल चेन लगी है तो एल्क हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्स हो गया, एंड नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हमेशा आइड यूज़ होता है, जैसे कि पॉजिटिव के लिए 8 यूज़ करते हैं आप लास्ट में, वैसे ही नेगेटिव के लिए आप यूज़ करते हो आइड। सो दिस इज़ द alkoxide ion you have. From the alcohol we got alkoxide ion. अब फिनोल की बारी आती है कि फिनोल से भाई जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको हाइड्रोजन मतलब H पॉजिटिव तो निकल गया, और जो काउंटर आयन बचा दूसरा नेगेटिव वाला वो क्या होता है, ये होता है आपका फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन क्यों है, क्योंकि ये जो आपकी रिंग है दिस इज़ द फिनाइल रिंग, तो फिन हो गया, ऑक्सीजन है तो ऑक्स हो गया, नेगेटिव है तो आइड हो गया और आयन। दिस इज़ द फिनॉक्साइड एंड एल्कोक्साइड आयन, यहाँ पर हमने ये बना दिया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है इन दोनों की स्टेबिलिटी। देखो
हम इन दोनों की स्टेबिलिटी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मैं आपको कहती हूँ कि इन दोनों आयन में से, क्योंकि H पॉजिटिव तो कॉमन है, दोनों में निकला है, इन दोनों आयन्स में जो आयन ज़्यादा स्टेबल होगा वो क्या है, वो ये रिएक्शन ज़्यादा इजीली देगा, और वो जो है इसका जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो कंपाउंड आपका ज़्यादा एसिडिक होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखा जाए जो आपने ये दो रिएक्शन लिखी है ये क्या है, ये एक एसिड की रिएक्शन है, यानी कि इसमें शो हो रहा है कि जो एसिड है वो H पॉजिटिव को लूज़ करता है। अब ये अगर रिएक्शन जो ज़्यादा फास्टली होगी तो इसका मतलब ये जो है कोई भी जो आपका कंपाउंड है वो अगर फास्ट ये रिएक्शंस देता है, H पॉजिटिव जितने फास्टली डोनेट करता है, रिलीज़ करता है, उतनी ज़्यादा फास्टली क्या होगी, ये रिएक्शन होती है। तो देखो यहाँ पर हमने तभी ये देखा ये रिएक्शन आगे को फास्टली कब जाएगी, जब आगे बनने वाली चीज़ आपकी स्टेबल हो। अगर ये स्टेबल नहीं होगी तो दोबारा ये इसके साथ रिएक्ट करके ये पीछे चले जाएगी। इसकी वजह से आपका एसिडिक नेचर ज़्यादा नहीं होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी। आया आपको समझ कि ये मैं रीज़न ये बता रही हूँ आपके, देखो बिल्कुल छोटे छोटे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही इजी होती है, गेम की तरह होती है अगर समझ आ जाए। कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम ज़्यादा एल्कोक्साइड आयन और जो ये फिनॉक्साइड आयन बन रहे हैं, हम इनके पीछे क्यों हैं, इनकी स्टेबिलिटी के पीछे क्यों हैं हम क्यों चाहते हैं कि ये स्टेबल हो? हम क्यों बोल रहे हैं कि जो आयन जितना स्टेबल होगा उसका जो काउंटर ये कंपाउंड है वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक माना जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको लॉस ऑफ H पॉजिटिव हो रहा है, तो उसको H पॉजिटिव कितने जल्दी रिलीज़ होगा इस रिएक्शन में वो डिपेंड करता है कि H पॉजिटिव के साथ जो आपका आयन बन रहा है दैट शुड बी स्टेबल, कि वो स्टेबल होना चाहिए। जब H पॉजिटिव निकल जाए तो वो H पॉजिटिव को कोई छेड़छाड़ उसके साथ ना करे, क्योंकि अगर ये अनस्टेबल हो गया तो ये क्या होगा, ये इस H पॉजिटिव को अपने साथ रिएक्ट करवा के दोबारा से आपको फिनोल दे देगा, तो आपका H पॉजिटिव तो रहा नहीं है सॉल्यूशन में। जब H पॉजिटिव ही सॉल्यूशन में नहीं रहेगा तो वो ये काहे का एसिड फिर। ओके, ये रीज़न है कि हम इन दोनों की स्टेबिलिटी के पीछे क्यों पड़े हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन एल्कोक्साइड, इसकी बात पहले कर लेते हैं, ऑक्सीजन इज अटैच टू द एल्काइल ग्रुप विच इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखो यहाँ एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। एल्कोक्साइड इज़ RON नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में जब आपकी नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्जन होती है, डिस्पर्जन का मतलब क्या है, या फिर डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो, उसकी वजह से क्या आता है, हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कि उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है, हमेशा याद रखना। और अगर लोकेलाइजेशन हो, लोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहीं ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं या फिर कहीं क्या हो, अकोमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज का ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा होना, कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज होना, कहीं पे इकट्ठा होना, उसकी वजह से क्या आती है, डीस्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ये दोनों चीज़ें आप याद रख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ क्या हो रहा है आपको पता है, जो ये R ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप कौन से नेचर के होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है आपके, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ कर देंगे। अब जो ये एल्कोक्साइड आयन है उसकी हमने स्टेबिलिटी देखनी है, बट क्या हो रहा है, जो मिथाइल है पहले से ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, बट यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है क्योंकि उनका नेचर है रिलीज़ करने का इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर अकोमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, चार्ज बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। और आपको पता है अकोमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा हो तो उससे डिस्टेबिलिटी आती है। इसका मतलब है इसी वजह से ये जो एल्कोक्साइड आयन है वो नॉट स्टेबल, उतना स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, क्योंकि आपकी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, चार्ज एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है ज़्यादा,
थोड़ा होना इज़ गुड, बट क्या हो रहा है यहाँ पर ये ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। नाउ इन एल्कोक्साइड आयन ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप विच इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखो ये क्या है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कैसे करते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट से ये रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। एज इट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन मेकिंग इट नॉट वेरी स्टेबल। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड हो जाएगा। लोकलाइज्ड मतलब एक जगह रह जाएगा। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव पहले से था, अब और इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड हो रहा है, मतलब वो इकट्ठा होता जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि स्टेबिलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। इसका मतलब इसी वजह से जो एल्कोक्साइड आयन है आपका वो स्टेबल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन मेकिंग इट नॉट वेरी स्टेबल। सो यही रीज़न है कि जो आपके एल्कोक्साइड आयन होते हैं इज़ लेस स्टेबल, सो रिएक्शन विल प्रोसीड टू द राइट विद डिफ़िकल्टी। सो अगर ये वाली चीज़, वही बात आ गई, अगर ये वाली आगे बनने वाली चीज़ जो हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं, H पॉजिटिव निकालना चाहते हैं, तो अगर यही वाली चीज़ आपकी क्या है, स्टेबल नहीं है, तो रिएक्शन आगे बहुत डिफ़िकल्टी से जाएगी और ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी से H पॉजिटिव आपका निकलेगा। इसको एक और मेथड भी है समझने का, ऐसा कि अगर R ग्रुप क्या है रिलीज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बहुत नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव इकट्ठा होता जाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो जो H पॉजिटिव है उसको इजीली अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो दोनों तरह से आप इसको बोल सकते हो, पर ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन है दिस इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब इसको स्किप नहीं करना है। साइड बाय साइड आप एक ये भी रीज़न दे दो कि क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने से, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होने से ये H पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और दोबारा से क्या होगा, अल्कोहल बना देगा, मतलब H पॉजिटिव को ये ऐसे खुला नहीं रहने देगा। तो ये हो गया कि एल्कोक्साइड इज़ लेस स्टेबल होता है। सो इसी वजह से क्या है, आगे रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही है वो डिफ़िकल्टी से हो रही है, H पॉजिटिव इजीली नहीं निकलेगा। सो दैट इज़ वाई द एल्कोहल्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर वीक एसिड्स। ये वीक एसिड तो हो गया। अब इसका कंपैरिजन करेंगे फिनॉक्साइड आयन से। अब आगे आप देखोगे कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एल्कोक्साइड आयन से। इसी वजह से जो फिनोल होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं दैन द अल्कोहल। तो चलते हैं फिनॉक्साइड आयन को देखते हैं कि वो किस वजह से इतना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है एल्कोक्साइड से भी ज़्यादा। Now, on the other hand, phenoxide ion has an aromatic ring. Obviously, phenoxide में क्या होता है, एक फिनाइल रिंग लगी है जो attached to the ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ लगी हुई है। इस तरह से देखो आप, दिस इज़ द फिनॉक्साइड आयन, दिस इज़ द फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। अब क्या होगा, मैंने बताया है आपको कि जब आपका डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उससे स्टेबिलिटी आती है। तो होता क्या है, ये फिनॉक्साइड जो आयन है ये स्टेबल क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। क्योंकि ये जो है फिनॉक्साइड आयन, इसके रेजोनेंस में जाकर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो गया तो उसकी जो आपकी स्टेबिलिटी होती है दैट वुड बी नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पर जहाँ पर रेजोनेंस आ गई तो वो तो स्टेबल होना ही है। अब हम देखते हैं कि इसमें रेजोनेंस कैसे होती है, तो हम इसके क्या करेंगे, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो उससे पहले आपको ये चीज़ बता दूँ, जो ये फिनाइल रिंग लगी है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालते हो और एक हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप लगता है तो इसे पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप कहा जाता है। बेंजीन का ही होता है फिनाइल। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाओ और कुछ और लगा दो तो वो फिनाइल कहा जाता है वो रिंग। अब देखो ये रिंग, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक -R इफेक्ट शो करने का, एक +R इफेक्ट शो करने का, यानी कि या फिर आप -M भी कह सकते हो या फिर +M भी कह सकते हो। दिस इज़ द रेजोनेंस इफेक्ट, दिस इज़ द मीजोमेरिक इफेक्ट, मतलब कोई भी बोल सकते हो, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों दे सकता है। माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, खींचना, अपनी तरफ खींचना। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो कर सकती है, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की कहाँ कौन सी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करती है ये रिंग।
अब देखो यहाँ पर है ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो क्या होगा, रेजोनेंस से ये इस तरह से होता है कि ये -R इफेक्ट या फिर -M इफेक्ट यहाँ पर शो करती है। मतलब जो ये रिंग है वो एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्ट कर रही है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले रही है। ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव है ना, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स तो है, वो कि ये रिंग क्या कर रही है, ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ ले रही है थ्रू द रेजोनेंस। अगर आपको पूछे कौन सा इफेक्ट लगा है यहाँ पे बेंजीन रिंग का या फिनाइल रिंग का, दैट इज द -R, दैट इज द माइनस मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखते हैं ऐसा कैसे होता है हमारा। नाउ हेयर एरोमेटिक रिंग जो कि फिनाइल रिंग है शोज -R या फिर -M इफेक्ट। हमेशा याद रखना है आपको कि यहाँ पर पर्टिकुलरली कौन सा इफेक्ट है, -R या फिर -M इफेक्ट है, विच मेक्स दिस रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हेयर। तो ये रिंग क्या होगी, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग होगी यहाँ पर। एंड द मॉलिक्यूल गोज इन रेजोनेंस, और मॉलिक्यूल क्या होगा, वो रेजोनेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड हम देखते हैं कि कैसे होती है फिनॉक्साइड में रेजोनेंस आपकी। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हमने फिनॉक्साइड आयन बना दिए जहाँ से स्टार्टिंग होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर 6 हो गए ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर बॉन्ड्स लगा दिए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दूसरा है उसको बनाने के लिए आप डबल हेडेड एरो हमेशा रेजोनेंस में यूज़ होते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप आप कैसे बनाओगे कि यहाँ पर नेगेटिव जो है वो आगे मूव करेगा, जो चार्ज है चार्ज से आपको बॉन्ड बनाना है और जो बॉन्ड है उससे आपको चार्ज में जाना है। बस ये स्टेप आप याद रख लो, पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O लग गया, एंड जो नेगेटिव एक्सेस चार्ज था वो अगर इधर आ चुका है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर चार्ज ख़त्म हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस तो डबल बॉन्ड बनाने में लग गया। ये वाले बॉन्ड्स एज इट इज़ रहेंगे और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर चार्ज की तरह आ जाएगा, क्योंकि चार्ज से हमने बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड से हमने चार्ज बनाना है। और देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये बॉन्ड्स कौन से मूव करेंगे, जो ये अंदर वाले हैं, ये वाले बॉन्ड मूव कर रहे हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू हो रही है, पाई बॉन्ड्स के थ्रू हो रही है। मतलब जो अंदर के पाई बॉन्ड्स है वो आपके मूव करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स नहीं मूव करते। तो नेक्स्ट स्टेप में अब कहाँ से आ गया, जहाँ पर छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करो। देखो जहाँ पर छोड़ा है चार्ज वहीं से स्टार्ट करना है आगे में। अब क्या है, चार्ज का बॉन्ड बना दो, ओके चार्ज का बॉन्ड बनाए और जो अंदर बॉन्ड है उसका यहाँ पर इसी टिप में चार्ज ले आओ। अब क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप अब कैसे बनाओगे इसका कि यहाँ पर आपका क्या आ गया, डबल बॉन्ड O यहाँ पर एज इट इज़, ये वाला भी एज इट इज़। यहाँ पर क्या हुआ, जो चार्ज था उससे बॉन्ड बना दिया तो हमने ये बना दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड से आपका यहाँ इस कार्बन की टिप पे नेगेटिव आ गया तो आपने यहाँ नेगेटिव लिख लिया। अब नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग आपका स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा कि जो यहीं से स्टार्ट करो जहाँ पर छोड़ा है, ये जो नेगेटिव है आपका ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बना देगा और जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्ज छोड़ जाएगा इस कार्बन पर। बस ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या आया आपके पास, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो चार्ज है वो बॉन्ड बना देगा एंड बॉन्ड जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर आपका नेगेटिव में आ जाएगा। एंड नाउ दिस इज़ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या है, एक लास्ट और बन सकता है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ से इधर को जाया, देखो चार्ज से बॉन्ड बना एंड बॉन्ड से अब क्या जाएगा, चार्ज बन जाएगा। तो देखा जाए तो क्या है आपके ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। मतलब अगर फिर से अगर ये नहीं बनाना है, अगर इसके बाद वाला स्टेप नहीं बनाना है तो भी वो क्या बनेगा, वो यही बनेगा। बना भी सकते हो या नहीं भी बना सकते हो क्योंकि वो पहले ही चला जाएगा। तो आपने क्या बनाया, तो अब बॉन्ड कहाँ है, यहाँ, यहाँ और यहाँ।
ये आ गया आपका ऑक्सीजन और इस पे फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड नेगेटिव हो जाएगा। ना दीज ऑल आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉक्साइड। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो था पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आया यहाँ पर आ गया। देखा जाए तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कि यहाँ से आए इलेक्ट्रॉन और पूरी रिंग में ये घूम घूम कर गए। और अकॉर्डिंग टू द जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि जब डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होती है या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है, डीलोकलाइजेशन मतलब जब वो अपने पॉइंट से कहीं और घूमे, मतलब डीलोकलाइज्ड हो, इधर उधर जाए, उनकी मूवमेंट हो, डीलोकलाइजेशन मींस उनकी मूवमेंट हो, तो क्या होता है उसकी वजह से इमेंस स्टेबिलिटी आती है, हमेशा याद रखना। और अकोमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज से इंस्टेबिलिटी आती है। तो हम कहेंगे इन द फिनॉक्साइड आयन वी सॉ दैट there is a resonance happening here and these are the resonating structures, and due to the dispersion of charge or delocalization of electron the phenoxide ion has the immense stability। तो इसी वजह से रेजोनेंस की वजह से यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है वो आपका स्टेबल होता है। So in above resonating structure charge is delocalized. Now this is the point, the charge is delocalized and delocalization of charge या फिर dispersion of charge leads to stability। देखो कुछ भी कह सकते हो, dispersion of charge भी कह सकते हो, मतलब चार्ज का dispersed होना मतलब फैलना चार्ज का, या फिर बोल सकते हो delocalization of charge या फिर delocalization of electrons। जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हुए, वो मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। दैट इज़ वाई फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, सो इट फेवर्स आयनाइजेशन ऑफ फिनोल। तो ऑब्वियसली अगर फिनॉक्साइड आयन हमारे इस वजह से स्टेबल हो रहा है तो वो क्या करेगा, तो वो फिनोल को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि येस वो आयनाइज होकर H पॉजिटिव दे दे, सो दैट आपका फिनॉक्साइड आयन बन जाए। अब देखो एक बात होती है यहाँ पर कि अब हम कंपेयर करते हैं फिनोल को। देखो ये हमने आयनाइजेशन रिएक्शन लिखी थी हमने। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि O नेगेटिव है एंड साथ में H पॉजिटिव आपका क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो दिस इज़ द फिनॉक्साइड आयन एंड दिस इज़ द फिनोल। अब हमने एल्कोक्साइड आयन से तो पता लगा दिया कि येस फिनॉक्साइड इज स्टेबल। अब क्या करते हैं हम, साथ में इन दोनों की स्टेबिलिटी भी, एसिडिक नेचर तो इसी का होगा ना, इन दोनों की स्टेबिलिटी हम थोड़ी कंपेयर कर देते हैं। अब आपको लगेगा, मैं जैसे बोल रही हूँ कि दिस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल। तो इसी वजह से रिएक्शन क्या गई, रिएक्शन आगे गई, फिनोल से फिनॉक्साइड बना और H पॉजिटिव टूटा। कुछ आप कहोगे कि यहाँ पर जो फिनोल है यहाँ पर भी तो रेजोनेंस हो सकती है, यहाँ पर भी तो रेजोनेंस हो सकती है, और आपको पता है जहाँ रेजोनेंस होती है वहाँ इमेंस स्टेबिलिटी होती है। तो आप में से कुछ लोगों का दिमाग इस तरह से भी चल सकता है, डाउट आ सकता है कि फिनोल में भी तो रेजोनेंस होती है जैसे फिनॉक्साइड आयन में हुई, तो फिनोल भी तो स्टेबल हुआ ना थ्रू द रेजोनेंस। तो अगर ये स्टेबल है तो ये टूटता ही क्यों है, तो इसे तो टूटना ही नहीं चाहिए था फिनॉक्साइड आयन में। तो उसका रीज़न क्या है आपका, आप पहले तो ये बात याद रखो जो हम अभी क्लियर करेंगे कि जो फिनोल एंड फिनॉक्साइड आयन में से जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो फिनोल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो दोनों में ही रेजोनेंस होगी, पर इसमें अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम इसके बनाएंगे तो देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। तो हम ये अभी याद रख लो रिजल्ट कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो फिनोल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए रिएक्शन आगे जाती है, इसीलिए फिनॉक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो फिजिबल है और इसी के साथ साथ H पॉजिटिव भी आपका निकलता है। और इसी बहाने आप फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना भी सीख जाओगे, कई बार आ जाते हैं आपको, इसलिए स्किप नहीं करना है क्योंकि NCERT में आपको ये गिवन है। ऑल्दो देयर इज़ ऑल्सो चार्ज डीलोकलाइजेशन या फिर रेजोनेंस कहे कि फिनोल में भी देखा जाए तो रेजोनेंस होती है, इट्स मतलब अपने में ही उसमें रेजोनेंस हो जाती है, बट इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव चार्ज सेपरेशन। अभी हम करने लगे हैं वो कि होता कैसे है कि जो इसके क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या हो रही है, उनमें चार्ज सेपरेशन हो रही है। अब देखिए कैसे होता है,
ड्यू टू विच चार्ज सेपरेशन होने की वजह से फिनोल जो है वो लेस स्टेबल होता है फिनॉक्साइड से। ऑल्दो फिनोल में भी रेजोनेंस हो रही है बट उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे है कि इनमें चार्ज सेपरेशन है, इस वजह से फिनोल लेस स्टेबल होता है फिनॉक्साइड से। दैट इज़ वाई फिनॉक्साइड इज़ मोर स्टेबल देन द फिनोल। ये रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। अब बनाते हैं हम फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इनको स्किप नहीं करना है। यस, दीज आर इन सिलेबस और आपके एनसीईआरटी में भी ये गिवन है। तो बनाते हैं हम फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो अब फिनॉक्साइड नहीं बनाना है, अब बनाना है हमने फिनोल। फिनोल इज़ व्हाट, ऑक्सीजन पर आपका हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पर आपके 2 लोन पेयर है। देखो फिनॉक्साइड आयन तो नेगेटिव था ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने क्या करा कि वैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे कि जो चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन कहो, इलेक्ट्रॉन से आपका क्या बनाते थे आप, ये चार्ज, पहले चार्ज था तो चार्ज से बॉन्ड बनाते थे, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन से पहले क्या करोगे आप कि यहाँ पर बॉन्ड बनाओगे और जो बॉन्ड है अंदर वहाँ से क्या बनाओगे, वहाँ से आप क्या बनाओगे, बॉन्ड से यहाँ पर ये चार्ज में चले गया, मतलब चार्ज से बॉन्ड, बॉन्ड से चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, जो बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन में टूट के चला गया और किस कार्बन पे लगेगा, जहाँ पर ये बॉन्ड ख़त्म होता है उस कार्बन पर लगेगा। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसका और अदर वे कुछ नहीं है। एक बार बनाओगे डिफ़िकल्ट लगेगा, दूसरी तीसरी चौथी बार बनाओगे बहुत ईजी लगेगा। और ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये इम्पॉर्टेंट है। एंड फिनोल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने लगे हैं ये भी हमारे इम्पॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना उसमें क्या हुआ, ये तो अनऑल्टर्ड हुए, कुछ नहीं हुआ इनको। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने दिए, तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसके अपने ही ये इलेक्ट्रॉन थे, तो अपने इलेक्ट्रॉन जब इसने दिए तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या आ गई, इसके ऊपर डेफिशिएंसी आ गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आप इस पर लगाओगे और जो ये बॉन्ड था वो आगे शिफ्ट हो गया और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स अब क्या है यहाँ पर शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट में क्या करोगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड बना रहे हैं, जो बॉन्ड है वो आपका इलेक्ट्रॉन बना रहा है, मतलब वो इसमें यहाँ पर क्या दे रहा है, चार्ज दे रहा है, नेगेटिव साइन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस पे कार्बन पर आ रहे हैं। तो यही प्रोसेस रहेगा, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड OH और ये फिर से पॉजिटिव है, यहाँ पर अनऑल्टर्ड है, इसे कुछ नहीं करा। यहाँ पर जो आपका चार्ज था वो आगे गए, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाए, तो हमने यहाँ बॉन्ड लिख लिया। बॉन्ड ने यहाँ पे आगे इसी कार्बन पे जहाँ पे बॉन्ड खत्म हो रहा है उसी कार्बन पे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो आगे बॉन्ड बनाएंगे और जो बॉन्ड होगा अंदर वो आगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका बनाएगा। तो नाउ क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन, दिस इज़ अ पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आएगा। अब ये जो नेगेटिव है लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो आपका नेगेटिव है साइन वो यहाँ से इधर को चला जाएगा और जो इधर से है बॉन्ड है वो आगे फर्दर ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ओके, जो चार्ज है वो बॉन्ड बनाएगा, जो बॉन्ड है आगे वो फर्दर ऑक्सीजन पर चला जाएगा। और इसकी वजह से देखो आपके पास क्या आया, इसकी वजह से आपके पास आया कि यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसीलिए डेफिशिएंसी वाला जो था आपका पॉजिटिव साइन डिनोट कर रहा है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, वो हट गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आपका ये बॉन्ड लग गए यहाँ पर। तो ये है आपके क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल। तो आपने देखो क्या देखा, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल तो है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज भी है अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस। यस, ये स्टेबल, फिनोल भी स्टेबल होते हैं बट फिनॉक्साइड के कंपैरिजन में कम स्टेबल होते हैं, बिकॉज इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आप देखने लगो तो क्या होता है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आ रही है। मतलब चार्ज सेपरेशन मतलब एक पॉजिटिव बन रहा है, एक नेगेटिव बन रहा है, चार्ज सेपरेट हुआ दिख रहा है आपको, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम होती है चार्ज सेपरेशन की वजह से। और यहाँ पर अगर आप देखोगे फिनॉक्साइड में तो कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, सिर्फ एक चार्ज है, नेगेटिव 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 ही रह रहा है, कोई आपका चार्ज सेपरेशन नज़र नहीं आ रहा है। चार्ज सेपरेशन मीन्स कि आपका एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, चार्जेस सेपरेट हुए हुए हैं। तो फिनॉक्साइड में देर इज़ नो सच सिनेरियो एज चार्ज सेपरेशन, सो इट इज़ मोर स्टेबल देन द
फिनोल, और यही वजह है कि जो रिएक्शन है वो आपकी आगे फॉरवर्ड जाएगी। अब एक और चीज़ देखो, एक बात आती है कि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी देखा जाए, ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, ग्रुप के साथ जो ये वाली पोजीशन है ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। ओके, ये दो ऑर्थो होती है, ये दो मेटा होती है, ये पैरा होती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये भी नोट करते चलो कि जो ऑर्थो पोजीशन में है नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, फिर पैरा पे गया, फिर नेगेटिव साइन कहाँ गया, फिर से ऑर्थो पर आए, क्योंकि ऑर्थो दो होते हैं, दो मेटा होता है, एक पैरा होता है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखो कि फिनॉक्साइड के आयन में देखो, फिनॉक्साइड के जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जो नेगेटिव साइन है आपका वो कहाँ पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाद में आपको देखने को मिलेगा। वो आ रहा है ऑर्थो एंड पैरा पर। इसका मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन कुछ खास होने वाली है आगे, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, या फिर अभी चलो थोड़ा ये बता देती हूँ कि अगर फिनोल्स में अगर सपोज यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप लगाया जाए जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचे, कौन सी पोजीशंस में, ऑर्थो, जहाँ जहाँ ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में अगर कोई ऐसा ग्रुप लगाया जाए जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से चार्ज और क्या हो जाएगा, चार्ज का डिस्पर्जन हो जाएगा, चार्ज और अच्छे से फैलेगा। अगर चार्ज और अच्छे से फैलेगा, चार्ज को कोई खींच रहा है और चार्ज फैल रहा है और चार्ज के डिस्पर्जन की वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो यस, अगर आप, इसका मतलब क्या है, अगर आप जैसे ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, मतलब फिनोल में अगर आप ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप होता है वो लगाए, तो इसकी वजह से क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा होती है। चलो यही बता देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपका फिनोल है, उसमें अगर दिस इज़ द ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा होती है और ये पैरा होती है, तो हमें पता है, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें ये पता है कि जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थी वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे आ रही थी। मतलब ऑर्थो, ऐसे याद रखो, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये शॉर्टकट है, ये लिखना नहीं है कहीं। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव डेंसिटी आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो अगर ऐसी बात है, तो अगर हम फिनोल में ऐसा ग्रुप लगाया जाए कि जो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, जैसे कि एग्जांपल क्या है, नाइट्रो है या फिर साइनाइड है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं, विड्रॉ करने वाले। तो ऑर्थो पे लगाओ और या फिर इस पे लगाओ या फिर क्या, पैरा पे लगाओ। इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है जब इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता है कि ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आती है। तो नाइट्रो ग्रुप काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाने की वजह से जो चार्ज है उसका डिस्पर्जन हुआ ना, चार्ज फैलाना, और हम चार्ज को फैलाना ही तो चाहते हैं। तो यही वजह है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पर्टिकुलरली ऑर्थोपैरा जो पोजीशंस होती है उस पे लगने की वजह से आपकी एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। आपको हमेशा ये याद रखना है। ओके, और अगर आपका यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो अकोमोलेशन ऑफ चार्ज करवा देगा, तो उसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी एंड आपका जो है आपके एसिडिक नेचर वो भी कम हो जाएगा। ये आप नेक्स्ट लेक्चर में करोगे। ओके, तो यही रीज़न था कि फिनॉक्साइड आयन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है देन द एल्कोक्साइड आयन। उसकी वजह से फिनोल जो है वो ज़्यादा क्या है, एसिडिक होता है देन द अल्कोहल। तो सेकंड एक छोटा सा रीज़न है, वैसे तो इम्पॉर्टेंट वही है, आयन की स्टेबिलिटी बताना। देखो फिनोल में क्या है कि फिनोल में जो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड में कार्बन इन्वॉल्व है वो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिंगल में क्या होते हैं, वो होते हैं sp3। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनता है। वो कैसे, देखो यहाँ पर sp2 है तो यहाँ पर s करेक्टर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दिस सबसे ज़्यादा यहाँ एस करेक्टर होता है, फिर यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, क्योंकि
यहाँ पर क्यों सबसे कम एस करेक्टर है? क्योंकि पी की अमाउंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर भी एस करेक्टर थोड़ा ज़्यादा है। तो sp2 हैज़ मोर एस करेक्टर देन sp3 कार्बन, क्योंकि p यहाँ पे कम है तो ऑब्वियसली एस करेक्टर बढ़ेगा। तो एस करेक्टर की एक खास बात होती है, हमेशा याद रखो आप कि जितना एस करेक्टर ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो यहाँ पर इस कार्बन का अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी वजह से ये कार्बन जो है वो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं होगा कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हो जाए, ऑक्सीजन तो ज़्यादा ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव। पर ये क्या होगा कि कंपैरेटिवली कि अगर यहाँ पे कोई sp3 कार्बन होता है उसके कंपैरिजन में यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस कार्बन की वो ज़्यादा हो जाएगी। अब ऑक्सीजन क्या कर रहा था, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा था, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा था। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, फिनोल में क्या हो रहा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है आपका वो यहाँ से भी हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा ले रहा था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब ज़्यादा हो गई है sp2 होने की वजह से, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से उतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले पा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसको प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, कहाँ से ईजी वे है, इसको हाइड्रोजन से ही ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका वो और ज़्यादा पोलर हो जाएगा। पोलर का मतलब कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो जो ये कार्बन लगा हुआ है वो अडियल है। अडियल क्यों है, क्योंकि इस पे sp2 हाइब्रिड कार्बन लगा हुआ है जो कि थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखेगा। तो यहाँ पर इसको ऑक्सीजन को ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर है वो तो उतनी रहेगी, बट कार्बन क्या है, कार्बन इसके साथ फाइट करेगा। तो यहाँ से ज़्यादा खींचने की बजाय ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन्स खींचने लगेगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोलैरिटी आएगी और इवेंचुअली क्या होता है कि ये पोलर होने की वजह से बॉन्ड ये H पॉजिटिव इजीली टूट जाता है। बस यही एक छोटी सी बात थी यहाँ पर। सो sp2 कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और कार्बन उससे ज़्यादा दे नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम हो जाएगी। इसकी वजह से ऑक्सीजन और H जो बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर बन जाएगा, क्योंकि नाउ ऑक्सीजन विल विड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ करने की कोशिश करेगा और ये बहुत पोलर हो जाएगा। दैट मीन्स ये इजीली H पॉजिटिव दे सकता है। ड्यू टू दिस इट फेवर्स द आयनाइजेशन ऑफ फिनोल। तो इसी वजह से ये आयनाइजेशन ऑफ फिनोल को फेवर करेगा। यही बात है कि ऑक्सीजन ने दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, यहाँ से इसे कॉम्पिटिशन हो गया यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 आ गया, मतलब ईजी नहीं हुआ इसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेना। तो ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ले जाए। इसी वजह से H पॉजिटिव आयन जो है वो इजीली निकल जाएगा। तो ये जो आज का लेक्चर था दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और इसके बाद भी इसी से रिलेटेड जो लेक्चर है वो आएगा, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सब्सटीट्यूटेड फिनोल यानी कि ऑर्थो पैरा मेटा पे कौन से ग्रुप्स लगाए जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़े कम हो, जो भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बनेंगे ही बनेंगे आपके क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच टू लाइक एंड सब्सक्राइब।